बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, और जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ब्रीफ डिस्कशन की थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए जो कॉस्ट फार्मूलाज यूज होते हैं हमने उस पर बात की थी, और हमने उसकी थियोरेटिकल डिस्कशन की थी। और हमने ये बताया था कि जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है। ये प्रॉब्लम है जिसके लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स यूज होती हैं, और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको कैसे वैल्यू करना है। ठीक है, आज जो लास्ट वीडियो में जो डेटा हमने यूज किया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, जो दिखाया था आपको डिस्कशन के लिए, उसी डेटा को यूज करते हुए आज हम तीनों कॉस्ट फॉर्मूलाज जो हैं उनकी कंप्यूटेशन देखेंगे कि एक्चुअली उनकी कंप्यूटेशन होती कैसे है। ठीक है, तो ये डेटा मैं आपको बता दूं कि ये डेटा था हमारे पास इन्वेंट्री परचेज का। 3 ट्रांजैक्शन हमने परचेज की करी हैं। जनवरी में 100 यूनिट्स परचेज किए हैं, मार्च में और सितंबर में। फिर 2 ट्रांजैक्शन हमारे पास थी सेल की, जून में और दिसंबर में हमने कुछ इन्वेंट्री सेल की है। अब हम देखते हैं कि एक एक कॉस्ट फॉर्मूले से इसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है, और फिर उससे हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, और उसी डेटा को यूज करते हुए मैंने इसकी कंप्यूटेशन बनाई है। आप देखें कि जनवरी में हमारे पास जो है ये जो रिसीव का कॉलम है ये है, डिनोट कर रहा है ये इन्वेंट्री परचेज, और जो इशूड का कॉलम है ये डिनोट कर रहा है इन्वेंट्री सोल्ड, और ये जो कॉलम है लास्ट में ये डिनोट कर रहा है इन्वेंट्री की पोजीशन आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन एंड इन्वेंट्री की कॉस्ट आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्यूमुलेटिव कॉस्ट आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब जनवरी में देखें आप, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में होता यह है कि जो इन्वेंट्री, अजम्पशन ये थी कि जो इन्वेंट्री पहले परचेज की जाती है वो पहले सेल की जाती है। ठीक है, और जो इन्वेंट्री रह जाती है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। ये अजम्पशन थी, इस अजम्पशन के तहत ये फॉर्मूला काम करता है। अब प्रैक्टिकली ये कैसे हो रहा है कंप्यूटेशन, अब ये देख लें इसको। देखिए, जनवरी में हमने इन्वेंट्री परचेज की, 100 यूनिट्स परचेज किए, 300 प्राइस थी पर यूनिट, तो इससे हमने इन्वेंट्री की हमारी कॉस्ट आ गई 30,000। ठीक है, तो ये तो ट्रांजैक्शन हो गई परचेज की। फिर इसके बाद एक ट्रांजैक्शन और करी मार्च में, तो आप देखें कि वहां पे भी 100 यूनिट्स परचेज करे एट अ प्राइस ऑफ 340 पर यूनिट। ठीक है, अब देखें 100 यूनिट्स पहले से ही आपके पास पड़े थे इन्वेंट्री में, तो वो 30,000 पे ऑलरेडी सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो नई इन्वेंट्री परचेज की एट अ प्राइस ऑफ 340 पर यूनिट, वो भी एज इट इज आ गई, और टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट मेरे पास इस वक्त हो गई 30,000 प्लस 34,000 इज इक्वल टू 64,000। ठीक है, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब जून में एक ट्रांजैक्शन होती है इशुएंस की, इशुएंस मतलब सेल। ठीक है, जब सेल हुई तो मैंने 80 यूनिट्स जो हैं वो सेल कर दिए। अब जब 80 यूनिट सेल करे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है कि जो इन्वेंट्री आपने पहले परचेज की है वो पहले सेल करेंगे, और जो रह जाएगी वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इस फॉर्मूले के तहत जो इन 80 यूनिट्स में आउट करूंगा इन्वेंट्री से, वो मैं इस इन्वेंट्री में से करूंगा जो मैंने पहले परचेज की थी। ठीक है, आप ये देख लें। तो अब जो मैंने 80 यूनिट्स यहां से आउट कर दिए, तो अब जो रिमेनिंग इन्वेंट्री मेरे पास रह गई वो कौन सी है, वो देखिए जो 300 प्राइस वाली इन्वेंट्री थी उसमें से रह गए मेरे पास 20 यूनिट्स। पहले 100 थे, 80 सेल करने के बाद 20 रह गए, और अब इसकी कॉस्ट मेरे पास है 20 इंटू 300। तो ये इस तरीके से ये इन्वेंट्री फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गई। ठीक है, और जो इन्वेंट्री बाद में परचेज की थी वो मेरे पास रह गई एज इट इज। तो टोटल इसकी कॉस्ट हो गई 6,000 प्लस 34,000। इस तरह से मेरे पास ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मूला वर्क करता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि एक और ट्रांजैक्शन मैंने करी सितंबर में, इन्वेंट्री परचेज की, और इन्वेंट्री परचेज करी 200 यूनिट्स परचेज करे एट अ प्राइस ऑफ 400 पर यूनिट।
तो इसको एज इट इज आप जो है इन्वेंट्री के अंदर वैल्यू कर लेंगे। देखें आपके पास जो रिमेनिंग इन्वेंट्री थी वो यहां से आ रही थी, वो आपके पास आ गई एज इट इज 20 यूनिट्स 300 पे, 100 यूनिट जो है वो 340 पे, और ये जो नई इन्वेंट्री परचेज करी 200 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 400 ईच, ये भी आ गई। इन सब की आपने कॉस्ट कंप्यूट करी और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अब जो अवेलेबल है इस ट्रांजैक्शन के बाद, इस परचेज की ट्रांजैक्शन के बाद, वो है 120,000। ठीक है, अब दोबारा एक ट्रांजैक्शन करी हमने नवंबर में और उसमें हमने सेल करी 240 यूनिट्स हमने सेल कर दिए। नवंबर में 240 यूनिट्स हमने सेल करे। अब 240 यूनिट्स किस तरीके से आउट किए जाएंगे इन्वेंट्री से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मूला ये कहता है कि जो इन्वेंट्री पहले परचेज की है वो पहले आउट होगी। तो आप देख लें, सबसे पहले इन्वेंट्री जो परचेज की थी वो 300 प्राइस वाली की थी, तो उसके 20 यूनिट्स रह गए थे मेरे पास, वो मैंने आउट कर दिए। फिर जो 340 पे परचेज की थी उसके 100 यूनिट्स पड़े हुए थे, वो आउट कर दिए। और जो लास्ट में परचेज की थी 200 एट अ प्राइस ऑफ 400 ईच, उसमें से जो रिमेनिंग यूनिट्स रह गए वो मैंने आउट किए। वो कितने थे? वो थे 120। तो टोटल 20 प्लस 100 प्लस 120, ये टोटल हो गए 240। अब जो इन्वेंट्री बची है, रिमेनिंग इन्वेंट्री जो बची है मेरे पास, वो है 80 यूनिट्स बच गए मेरे पास। और वो कौन सी इन्वेंट्री में से है? जो बिल्कुल लास्ट में परचेज की थी। ठीक है, वो थी एट अ प्राइस ऑफ 400 ईच। तो ये देखें आप, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है मेरे पास वो है 80 यूनिट्स इंटू 400। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट आ गई मेरे पास 80 इंटू 400, 32,000 की मेरे पास कॉस्ट आ गई। तो इस तरह से जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मूला वर्क करता है। उसमें असम्पशन ये होती है जो इन्वेंट्री आपने पहले परचेज की है वो पहले सेल हो जाएगी या इश्यू हो जाएगी, और जो रिमेनिंग इन्वेंट्री होगी वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हर इश्यूएंस की ट्रांजैक्शन के बाद आपने देखा जो इश्यूएंस की ट्रांजैक्शन हो रही है, सबसे पहले वो आपने जो सबसे पहले इन्वेंट्री परचेज की उसमें से आपने इश्यू कर दी, और जो रिमेनिंग इन्वेंट्री थी वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई। अब इस डेटा में हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंप्यूटेशन करने के बाद हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू है 32,000। तो ये हो गया हमारे पास FIFO मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, उसी डेटा को यूज करते हुए मैं कंप्यूट करूंगा इन्वेंट्री की वैल्यू लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। आपको बताया था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये अज्यूम करता है कि जो इन्वेंट्री सबसे लास्ट में परचेज की है वो सबसे पहले सेल होगी, और जो इन्वेंट्री रिमेनिंग होगी वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो उसी डेटा को यूज करते हुए हम देखते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले जनवरी में हमने ट्रांजैक्शन करी, 100 यूनिट्स परचेज किए एट अ प्राइस ऑफ 300 पर यूनिट, और 30,000 की हमारे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई। ठीक है, फिर मार्च में एक और ट्रांजैक्शन करी, आपको पता है 100 यूनिट्स परचेज किए एट अ प्राइस ऑफ 340 पर यूनिट ईच। ठीक है, और इसकी कॉस्ट हमने कंप्यूट करी, 100 इंटू 340 इज इक्वल टू 34,000। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल जो है अभी वो है 64,000, 30,000 प्लस 34,000। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। अब जब इश्यूएंस की ट्रांजैक्शन आएगी, जून में देखें इश्यूएंस हुई, और इश्यूएंस का मतलब कि सेल हो गई, 80 यूनिट्स हमने सेल करे। और अब जो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है कि जो इन्वेंट्री लास्ट में परचेज की है वो पहले सेल होगी। तो इसका मतलब जो लास्ट में परचेज की है वो तो ये वाली ट्रांजैक्शन थी, एट अ प्राइस ऑफ 340 पर यूनिट हमने परचेज की थी। तो अब जो इन्वेंट्री इश्यू कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, वो इसमें से जो है ना वो इश्यू होगी। ठीक है, तो आप देखें कि जो इन्वेंट्री आपने 340 में से 340 के प्राइस पे परचेज की थी वो आपने सेल कर दी। अब उसमें से आपके पास 100 आपने परचेज किए थे, सिर्फ 20 रह गए हैं। ठीक है, तो ये 20 रह गए और इसकी कॉस्ट आ गई आपके पास 20 इंटू 340 इज इक्वल टू 6,800। और जो इन्वेंट्री पहले परचेज की थी वो एज इट इज आपके
इन्वेंट्री में अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, तो जो इन्वेंट्री लेटेस्ट परचेज की है वो पहले सेल होगी, जो रिमेनिंग रह जाएगी वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये हो गई जून की ट्रांजैक्शन सेल की, 80 यूनिट्स आपने सेल कर दी। अब इस वक्त जो इन्वेंट्री मेरे पास ऑन हैंड है उसकी टोटल कॉस्ट है 36,800, जो कि 30,000 पुरानी इन्वेंट्री है, और जो लेटेस्ट परचेज की थी उसमें से 6,800 रह गए, और टोटल यूनिट्स जो मेरे पास रह गए वो 100 यूनिट्स जो ओरिजिनली जो सबसे पहले परचेज किए थे, और अभी जो लेटेस्ट परचेज किए थे उसमें से 20 रह गए, तो 120 यूनिट्स मेरे ऑन हैंड है। अब सितंबर में एक और परचेज की ट्रांजैक्शन करी 200 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 400 पर यूनिट ईच। तो इसमें जो है अब देखिए मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होगी। जो इन्वेंट्री पहले मेरे पास पड़ी थी 36,800 वो तो एज इट इज आ गई। जो इन्वेंट्री लेटेस्ट परचेज की है 200, उसको मैंने उसकी कॉस्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली 200 इंटू 400 पर यूनिट। ठीक है, तो ये 80,000 की कॉस्ट आ गई, और ये टोटल मेरे पास हो गई 116,800। ये इन्वेंट्री मेरे पास है। फिर नवंबर में मैंने सेल कर दी 240 यूनिट्स। 240 यूनिट्स जब सेल करेंगे और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, तो वही कि जो इन्वेंट्री लेटेस्ट परचेज हुई है पहले वो आउट होगी, वो सेल होगी। ठीक है, तो जो लास्ट आपने परचेज की है वो ये वाली ट्रांजैक्शन है, 200 यूनिट्स परचेज किए एट अ प्राइस ऑफ 400 ईच। तो सबसे पहले आपने देखें जो आउट करी इन्वेंट्री वो ये वाली है 200 एट ₹400 ईच, ये आउट हो गई, ये सारी इन्वेंट्री बिक गई। अब जो रिमेनिंग 40 यूनिट्स हैं वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप कैसे इश्यू करेंगे? वो आप ऐसे करेंगे कि जो उसके बाद की जो इन्वेंट्री है वो थी जो 340 में परचेज की थी, जो रिमेनिंग उसमें 20 रह गए थे वो भी आपने आउट कर दिए। ठीक है, तो ये आपके पास 220 यूनिट्स आपने आउट कर दिए। अब रिमेनिंग रह गए हैं 20 यूनिट्स, और वो आप आउट करेंगे जो बाकी इन्वेंट्री रह गई है आपके पास एट अ प्राइस ऑफ 300। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से अपने पूरी इन्वेंट्री जो कि 240 यूनिट्स की सेल की है उसकी आपने वैल्यूएशन यहां से कर दी। तो ये इस तरह से इन्वेंट्री को आपने इशू कर दिया, और इसी प्राइस से आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगी और आपकी इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। ठीक है, अब जो इन्वेंट्री के अंदर रह गया है अमाउंट, जो यूनिट्स रह गए हैं वो किस कॉस्ट के ऊपर वैल्यू होंगे? वो वैल्यू होंगे जो आपने सबसे पहले परचेज की थी, यानी कि 300 पे परचेज की थी। अब आप देखें ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 80 यूनिट्स एट ₹300 ईच। ठीक है, और इससे अगर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 80 इंटू 300 इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, तो ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है बाय फॉलोइंग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, अब क्विकली जरा देखें कि फर्क क्या है। देखिए जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही थी 32,000 की, और जो यानी कि एक हायर अमाउंट पे आ रही थी। अब जो इसके बाद हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो हमने देखा है वही डेटा को यूज करते हुए उसी क्लोजिंग इन्वेंट्री 80 यूनिट्स इनकी वैल्यूएशन आ रही है 24,000। तो ये फर्क है डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करने का। अब मैं आपको समझाता हूं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड इसके बाद। अच्छा, अब देख लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में अजम्पशन ये होती है कि जब भी परचेज की जाएगी, जिस पॉइंट पे भी परचेज की जाएगी, तो जो है इन्वेंट्री अवेलेबल ऑन हैंड है उसकी एक एवरेज कॉस्ट कंप्यूट की जाएगी। ठीक है, और ये कैसे होगा? अब उसी डेटा को यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं इसको। जनवरी में आपको पता है 100 यूनिट परचेज किए एट अ कॉस्ट ऑफ 300 पर यूनिट। ठीक है, और ये आपकी कॉस्ट आ गई 30,000। 100 इंटू 300 इज इक्वल टू 30,000। फिर मार्च में आपने परचेज किया। अच्छा, मार्च में आपने एक और परचेज करी 100 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 340
ईच। अब मैंने आपको बताया कि वेटेड एवरेज कॉस्ट में जब भी कोई परचेज की ट्रांजैक्शन होगी यानी कि इन्वेंट्री इन होगी तो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि देखें, और जो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी फिर पूरी इन्वेंट्री को उसी को एवरेज कॉस्ट के ऊपर वैल्यू किया जाएगा। ठीक है, अब देखें ये ट्रांजैक्शन हुई यहाँ पे मार्च में और हमने 100 यूनिट्स खरीदे 340 पे। ठीक है, और जो प्रीवियस हमने खरीदे हुए थे वो 300 पे थे। ठीक है, तो अब देखें ये दो हमारे पास लॉट्स आ गई इन्वेंट्री की, तो अब हमें जरूरत है एवरेज प्राइस एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने की। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट है जो वो कैसे कैलकुलेट होगी उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। तो आप ये देखें कि हमारे पास इन्वेंट्री टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री यूनिट्स ऑन हैंड जो हैं वो 200 है। 100 आपने पहले परचेज किए थे, 100 अभी परचेज किए, टोटल यूनिट्स आपके पास हो गए 200 और जो कॉस्ट है इसकी वो 30,000 प्लस 34,000। वो इस तरह से कि 100 इंटू 300 प्लस 100 इंटू 340, तो ये आपके पास 64,000 टोटल कॉस्ट हो गई। लेकिन अब ये एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी इसका फॉर्मूला आप ये देखें कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 30,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 और ये आपके पास रेट कैलकुलेट हो गया है 320 का। ठीक है, अब पूरी इन्वेंट्री जो है आपकी वो कैलकुलेट हो गई है 320 एट अ प्राइस ऑफ 320। ठीक है, तो आप देखें कि यहां पे परचेज की ट्रांजैक्शन के वक्त जो रेट है पर यूनिट कॉस्ट जो है इन्वेंट्री की वो चेंज हो गई और इसी रेट के ऊपर अब इन्वेंट्री आपकी इशू होगी। कोई भी अगर सेल होती है तो वो इसी रेट पे होगी। अब नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट उस वक्त कैलकुलेट की जाएगी जब कोई नई परचेज की जाएगी इन्वेंट्री। ठीक है, अगर इन्वेंट्री नई परचेज नहीं की जाती तो इसी इन्वेंट्री इसी रेट के ऊपर जो है इन्वेंट्री वैल्यू होती रहेगी और इन्वेंट्री इशू होती रहेगी यानी कि सेल होती रहेगी। ठीक है, तो अब इस डेटा को हम देखते हैं। जून में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई थी और वो हुई थी इशुएंस की यानी सेल की। तो आप देखें कि 80 यूनिट्स जो सेल किए थे वो भी 320 यानी कि एवरेज रेट के ऊपर ही कैलकुलेट किए गए। ठीक है, और उसके बाद जो ऑन हैंड रह गए इन्वेंट्री यूनिट्स वो रह गए 120। पहले 200 थे उसमें से 80 सेल कर दिए तो 120 रह गए और इसकी कॉस्ट आपके पास आई 38,400। 38,400 कैसे आई? 120 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 320 विच इज द एवरेज रेट। ठीक है, तो ये आपके पास कॉस्ट आ गई 38,400। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है परचेज की। मैंने बताया कि जब भी परचेज की ट्रांजैक्शन होगी आपका एवरेज रेट दोबारा कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देख लें कि 200 यूनिट्स परचेज किए एट अ प्राइस ऑफ 400 पर यूनिट। तो आपके पास पहले 120 यूनिट्स अवेलेबल थे, 200 अभी परचेज कर लिए गए, आपके पास टोटल यूनिट्स हो गए 320। 320 के जरिए आपने एवरेज रेट दोबारा कैलकुलेट करना है और वो आपने ऐसे करना है कि ये देखें आपके पास जो पहले कॉस्ट अवेलेबल थी इन्वेंट्री की वो थी 38,400, वो आपने ले ली। फिर जो नई इन्वेंट्री परचेज करी वो है 200 यूनिट्स इंटू 400, तो ये आपके पास 80,000 आ गई। अब ये टोटल कॉस्ट जो है 38,400 प्लस 80,000 इसको आपने डिवाइड कर दिया बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड। वो थे आपके पास 120 पहले के पड़े हुए थे और 200 अभी परचेज किए, तो इससे आपने एक नया वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट किया और वो है 370। अब जो इन्वेंट्री टोटल इन्वेंट्री वैल्यू हो गई आपकी वो 370 के रेट पर हो गई। ठीक है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड है 320 और टोटल कॉस्ट मेरी कैलकुलेट हुई, ये आप देखें 370 इंटू 320, तो ये हो गया मेरे पास 118,400। ठीक है,
इस तरह से वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला वर्क करता है। इसके बाद अगेन आपके पास एक ट्रांजैक्शन हुई नवंबर में जो कि सेल की हुई, और सेल की इशुएंस की ट्रांजैक्शन होगी तो आपके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने जो इशुएंस करी है यानी सेल करी है 240 यूनिट्स, वो भी 370 पे कर दी। अब 370 के रेट पे 240 यूनिट्स इशू करने के बाद जो यूनिट्स ऑन हैंड रह गए 320 माइनस 240 इक्वल्स टू 80 यूनिट्स आपके पास रह गए, और 80 यूनिट्स को आपने मल्टीप्लाई किया 370 से, तो आपके पास कॉस्ट आ गई 29,600। ठीक है, तो आप ये देखें कि वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करके आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आई है वो है 29,600। ठीक है, अब आपने देखा कि तीनों मेथड्स में इन्वेंट्री जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है उस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आपके पास जो इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी वो 32,000 थी। फिर आपने देखा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से वो हो गई 24,000, और फिर आपने देखा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से वो हो गई 29,600। तो इसका मतलब सबसे हाई वैल्यू हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की मिली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, फिर उसके बाद हमें जो है उससे कम जो थी वैल्यू वो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में आई, और सबसे कम वैल्यू जो आई वो हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आई। ठीक है, तो ये हमने कंप्यूटेशन देख ली तीनों मेथड्स की। अब जो इसके रिजल्ट्स आए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एनालाइज करेंगे कि इस क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है उसका बिजनेस के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है, और उस कॉस्ट ऑफ सेल्स का बिजनेस के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसकी कंप्यूटेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी डेटा को यूज करते हुए इन रिजल्ट्स को जो हमने हासिल किए इन तीनों मेथड से हम इसको एनालाइज करेंगे, और हम देखेंगे कि बिजनेस के प्रॉफिट पे इन तीनों मेथड्स को यूज करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। थैंक यू।